बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है SDLC। SDLC जैसे कि आप जानते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये एक ऐसा प्रोसीजर है कि जो अब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे होते हो, जब कोई आप अपना कोई सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हो, तो उस सिस्टम को डिज़ाइन करने से पहले ये कोई आपके पास यानी एक जब आप सिस्टम की बात करते हो तो इससे मुराद होता है कि एक कंप्लीट सिस्टम जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्लीट सिस्टम आपके पास आता है। बाज़ इसको सॉफ्टवेयर की टर्म में भी ले जाते हैं, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन जैसे कि अब आप ATM है, ATM जब बनी तो उसके बारे में कोई आइडिया किसी ने दिया होगा कि यार ये मैं पैसे लेने गया तो वो बंदा जो था वो बैंक बंद हो गए थे, मुझे पैसों की बड़ी जरूरत थी तो वो मैं नहीं कर पाया। तो इसमें यार कोई ऐसा आइडिया होना चाहिए ना, 24 घंटे बंदे बैठे शिफ्टों में काम करें। तो कहा यार ये तो पॉसिबल नहीं है। तो किसी ने आइडिया दिया होगा, उसने कहा यार अगर ऐसा हो कि कोई मशीन हो उसके अंदर पैसे रख दे और मशीन से पैसे निकलना शुरू हो जाए तो कैसे? लोगों ने कहा पागल हो गए, कैसी बात कर रहा है यार, मशीन? अबे बंदे डंडे मार देते तो मशीन डंडे मार दी तो डंडे मारते हैं बंदे, मशीन इस तरह डंडे नहीं मारेगी। तो वो जो काम शुरू हुआ ना एक्चुअल में, वो इस आइडिया की बेस पर, वो इसी प्रोडक्ट की बुनियाद था। ये जो SDLC की हम बात करते हैं, एक्चुअल में ये एक ऐसा आप कह लो एक प्लेटफॉर्म है जो कोई भी आप नया सॉफ्टवेयर डिजाइन करने जाते हो तो उसके लिए एक छोटी सी एक गाइडलाइन है। SDLC इज अ गाइडलाइन, ठीक है। यानी आप ये कह लो कि ये एक एल्गोरिदम आपको देता है, ये आपको बताता है कि कौन कौन से स्टेप्स को जनरली फॉलो किया जाए, नॉट स्पेशली नॉट स्पेसिफिकली, जनरली ये है। और हर सॉफ्टवेयर के अपने अपने स्टेप्स होते हैं और ये पूरी की पूरी किताबों के अंदर ये पूरी रिसर्च है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है SDLC। आप कोई भी चीज बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको प्लान होता है ना, सबसे पहले प्लान से पहले एक चीज होती है, वो होता है कि आप करने क्या जा रहे हो यार, क्या बनाने क्या जा रहे हो आपको जब पता ही नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हो तो आप 100 मर्जी आप कोशिशें करते रहो। वो कोई कार्टून टाइप एक पिक्चर थी, फेसबुक पे किसी ने शेयर की थी। उसके ऊपर ये होता है कि दरख्त पे एक परिंदा बैठा होता है और वहां से एक लड़की गुजर रही होती है और वो लड़की उससे पूछती है कि सामने बहुत सारे रास्ते हैं, मैं कौन सा रास्ता पकड़ूं इनमें से? तो परिंदा उससे पूछता है कि आप जाना कहाँ चाहती है? तो वो कहती है कि आई डोंट नो, छोटी बच्ची जो है वो कहती है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। तो वो आगे से बड़ा अच्छा जवाब देता है, उसने कहा कि फिर कोई सा भी रास्ता पकड़ लो, ये तुम्हें वहां ले जाएगा। देन इट डजंट मैटर कि फिर आप A रास्ते पे, B रास्ते, C या D पे जाओ, मैं आपको क्या गाइड करूं जब आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। तो फिर किसी भी रास्ते पे चल पड़ो तो वहां पहुंच जाओगी जहां तुम जाना चाहती हो। मीन्स के जाना चाहती से क्या मुराद है कि जौन सा मर्जी रास्ता तय कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपको खुद ही नहीं पता कि वेयर यू वांट टू गो। तो ये SDLC है ना, एक्चुअली ये आपको हेल्प करता है आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। और ये जनरल स्टेप्स हैं, इसके दौरान और छोटे मोटे मसाइल, प्रॉब्लम्स बहुत सारे आपको जो है वो आएंगे जो कि आपने इनकी मदद से देखने होते हैं। तो SDLC क्या है? इट्स अ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, समटाइम इसको एब्रीविएट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। जिसमें मैंने बताया ना कि सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कंप्लीट सिस्टम भी हो सकता है। तो दैट पे एक आइडिया होता है, वो आइडिया जो होता है ना, वो असल में वो कहां से आता है? वो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से आता है। कोई चीज बनती है ना, तो कोई चीज बनती है तो कहां से बनती है? उसके बाद क्या आता है? एक आइडिया आता है। वो आइडिया कहां से आता है? वो आइडिया किसी प्रॉब्लम से आता है कि मैथ में कोई प्रॉब्लम हुई तो उस प्रॉब्लम के लिए आइडिया तब आता है जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि इन्ना माल उस्र युसरन, मुश्किल के साथ आसानी है। कि मुश्किल आएगी तो उसके साथ एक आसानी भी आएगी। जैसे लोग बीमार हुए तो उन्होंने सोचा क्या जिसका कोई इलाज होना चाहिए, तो अल्लाह ताला ने चीजें पैदा की हैं, असबाब पैदा किए हैं, सबब बनाए हैं उसने अल्लाह ताला ने। तो वो सबब और असबाब जो है ना, उन्हीं का हासिल करना और ये देखना, वही असल में ये सारा प्रोसीजर है। उस असबाब का तलाश करना और उससे मदद लेना ही असल में SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो यानी क्या हुआ कि आइडिया आया और आइडिया के बैक पे, आइडिया कहां से आया? आइडिया एक प्रॉब्लम से आया। बैक पे एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ने आइडिया दिया और आइडिया से फिर आगे आपने प्लान बनाया, फिर उस प्लान के लिए आपने जो जो चीजें चाहिए थी वो ली, फिर उसको लिंक करना शुरू किया। लिंक करने के बाद फिर उसका जो एक डिजाइन छोटा सा बना, फिर आपने उसको देखा, अच्छा हाँ ये बन गया। अब आप उसको देखो, अच्छा बन गया, अच्छा क्या ये मेरी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? क्या ये मेरी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जो जिस प्रॉब्लम के लिए मैंने इसको बनाया था? अब आप उसको टेस्ट करोगे।
अगर वो टेस्टिंग के दौरान आपको रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री दे रहा है, हाँ यार ये बिल्कुल काम कर रहा है यार, बिल्कुल ऐसे काम कर रहा है, ये बिल्कुल वही काम कर रहा है जो मैंने सोचा था, जो मेरी प्रॉब्लम थी ये बिल्कुल सॉल्व कर रहा है उसको, तब आप क्या कर दोगे, आप कहोगे दैट्स ओके, इसको इम्प्लीमेंट कर दो। अब आप उसको कर दोगे इम्प्लीमेंट, और जिसको वो चीज चाहिए होगी तो आप उसको भी बताओगे, देखो यार तुम्हें भी ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, मेरा इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये लो यार तुम भी इससे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। फिर आप उसको क्या करोगे, इम्प्लीमेंट तो कर दिया, अब आप उसको साथ साथ उसकी ट्रेनिंग उस बंदे के होगा, यार मुझे तो यूज नहीं करना था, वो कहेगा कोई मसला नहीं है, मैंने इसको यूज किया है, मैंने बनाया है, मैंने इसकी ट्रेनिंग सारी बुक देखी है, किस तरीके से इसको करना है, कैसे चलाना है, तो मैं समझाता हूँ। आप उसको क्या करोगे, ट्रेनिंग दोगे, और फिर आपको कुछ अरसे बाद जाके लगेगा अच्छा यार ये वाला काम तो कर रहा है, लेकिन मेरी एक ये प्रॉब्लम हो गई है, अब इस दूसरी प्रॉब्लम में क्या करूँ, होगा कोई मसला नहीं, इसके ऊपर हम फिर वर्क करते हैं, इसे कहेंगे अपडेट। तो ये एक सारा प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही चला जैसे आप छोटी सी कोई भी चीज आप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए जो एक पूरा प्रोसीजर है ना, वही ये एक SDLC है। और इसके ऊपर एक स्टोरी भी है जिसको थीम उसका ये होता है, या उसका आप कह लो कि उसका मोरल ये होता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि जरूरत जो है वो इजाद की माँ है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि जो जरूरत है, जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, वो प्यासे का वाली कहानी सुनी हुई पहले, ये नहीं कहानी बनी हुई है, लेकिन एक्चुअल में आदमी कह लो कि उसके अंदर कोई ना कोई सबक तो मिलता है ना, हर कहानी के अंदर कोई ना कोई सबक होता है, उस सबक को देखना जरूरी होता है। वो जो सबक है ना प्यासे कवि वाला, असल में वही SDLC है, कि आपको एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन ढूंढा। जैसे वो प्यासा कौवा, आप यूं कह लो कि वो जो प्यासा कौवा था ना, असल में वो इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो, उसी ने आगे बताया था अपने आने वाली नस्लों के, अपने जो उसके बाद की जो पोते दोतरियां दोते थे, उन सारों को उसने बताया था, बेटा देखो मैं एक बार प्यासा था, तो मैंने यहाँ पे बहुत चक्कर लगाए थे, ये बाग होता था, अब तो यहाँ बिल्डिंग बनी है सारी, यहाँ बाग हुआ करता था, तो तुम्हारा दादा यहाँ बहुत फिरता रहा यहाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर मुझे खड़ा नजर आया, पत्थर फेंकने के लिए, लेकिन मेरा आजकल ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तुम ऐसा मत करना कि तुम भी पत्थर फेंकने शुरू कर दो, तुम स्ट्रॉ लेके ना पहुंच जाना, स्ट्रॉ डालो पी लो उड़ जाओ, या कोई और टेक्नोलॉजी यूज कर लेना, है ना, तो सिखा के गया। तो ये जो है ये इंजीनियरिंग है, ये इसी तरह का एक काम है, जैसा कि ये हमें स्टोरीज से ऐसे एक मोरल मिलता है ना, वैसे ही हमें यहाँ से एक मोरल। तो आइए अब हम इसको शुरू कर लेते हैं, किस तरह के स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। तो कुछ स्टेप्स, और सबसे पहले तो हम इसको ये देख लेते हैं कि सिस्टम, जिसे हम कहते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, चलिए ये लाइफ साइकिल तो है उसका, लेकिन ये उसके डेवलपमेंट का, लेकिन ये सिस्टम होता क्या है, सिस्टम हमसे कहते हैं, वो कहता है सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर कॉमन पर्पस, यानी ऐसे कंपोनेंट्स जिनको आपने ऑर्गेनाइज कर दिया किसी कॉमन पर्पस के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके एक सिस्टम बन जाएगा। यानी जब मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स को आपस में इस तरीके से जोड़ दिया जाए कि वो एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दें, एक दूसरे का काम आना शुरू कर दें, एक दूसरे की हेल्प और सपोर्ट करके कोई ना कोई काम, कोई ना कोई फैसिलिटी देना शुरू कर दें, तो हम कहते हैं कि एक सिस्टम है। ठीक है, फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, कौन कौन से हैं, एक सिस्टम को क्या क्या चाहिए होता है, एक हार्डवेयर मुख्तलिफ जुड़ेंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे जब तक उसके ऊपर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, सॉफ्टवेयर भी आ गया, अब जो आप उसे काम देना चाहते हो उसके लिए डेटा चाहिए ना, जैसे मेरा स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, तो ये सामने मेरा एक डेटा है, एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए ये सारे का सारा डेटा है, या आपके लिए डेटा हो सकता है, मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है, मैं आप इसको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ तो आपके पास ये डेटा इन्फॉर्मेशन में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब फिर उसके यूजर चाहिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो हालांकि स्क्रीन पर लिखा हुआ है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं इसका यूजर हूँ। हार्डवेयर, मेरे पास ऑब्वियसली एक कंप्यूटर है जिसके ऊपर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर, अगर वो सॉफ्टवेयर ना होता तो क्या मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाता, कभी नहीं। क्या ये मेरे पास जो कंटेंट है जो इसके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये ना होता तो क्या कोई पर्पस होता, मैं स्क्रीन के ऊपर आकर ऐसे बोलना शुरू कर देता। तो जो आप SDLC अभी आप सुन रहे हो, क्या आप ये सुनते, कभी नहीं, वो पर्पस ही नहीं। मैं थंबनेल पर मैं लिखता हूँ SDLC और सामने स्क्रीन पर जो है वो आपको जो है वो फ्रूट और तरबूज और केले दिखाए जा रहे हैं, तो आप क्या फील करोगे यार कि थंबनेल पे कुछ है, इधर कुछ है, डिसलाइक करके चले जाते, बल्कि हो सकता है दिल में कोई गाली देते या कमेंट्स में लिख के चले जाते। ऐसा होता है ना, क्योंकि जहाँ पे भी इंसानी फितरत है कि आपको कहाँ कुछ जाए कि या कुछ जाए, तो मीन्स कि वो चीज सेटिस्फाई नहीं करती, वो किसी को भी नहीं करती है, वो किसी को भी नहीं करती है, तो वो एक प्रॉब्लम ऑब्वियसली क्रिएट करेगा। इस मीन्स कि हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, डेटा भी चाहिए, और डेटा के लिए फिर यूजर चाहिए। मैं ना बोलूँ ना और सामने स्क्रीन पे दिखाई जाऊँ, स्क्रीन चलाई जाऊँ, तो आपको आपको पढ़ना पड़ेगा, स्क्रीन आगे
फ्लिकिंग कर रही है तो आपका वो ऊपर नीचे जाना वो भी आपको इरिटेशन करेगा। या वो बाज लोग होते हैं कि जैसे वो बैक पे म्यूजिक चला लिया, अपनी जो आवाज है उसको वो समझते हैं यार पता नहीं आवाज हमारी कैसी आएगी, क्या होगा, तो वो नहीं बोलते, ठीक है, तो वो म्यूजिक चला देते हैं। या वो समटाइम मैंने देखा लोगों को तो वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, वीडियो बना के वो आवाज बोलते नहीं है, सिंपल क्या करते हैं उसको स्क्रीन पर लिखना शुरू कर देते हैं। वो उस लिखने पे जितनी मेहनत करिए भाई उसको बोल दो तुम, स्कूल से जल्दी हो जाएगा। तो अब मुझे टाइप करना पड़े, सोचो मैं ये सारा जो स्क्रीन पर पहले मैंने लिखा है, मैंने टाइम लगाया, अब मैं इसको लिखे बगैर बोलूं और साथ साथ में लिखूं तो ये एक ज्यादा टाइम टेकिंग टास्क होगा और बोरिंग भी शायद ज्यादा हो जाएगा कि मेरे से गलती हो रही है, लिखने में प्रॉब्लम, मिटा रहा हूँ लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ लिख रहा हूँ, कहोगे यार ये क्या मुसीबत है यार, ऐसा है ना। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसका मतलब ये वाला इंपॉर्टेंट है यूजर, ये नहीं, ठीक है हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा है, लेकिन उसका यूजर चाहिए। यूजर हो गया, जैसे मैं अब आपके सामने तो मैं यूजर हूँ, अब आप स्क्रीन पर बैठे हो, आप इसको वीडियो को देख रहे हो तो आप इसके यूजर हो। तो यूजर चाहिए, हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, डेटा भी चाहिए, यूजर भी चाहिए। अच्छा यूजर तो हो गया, लेकिन कोई प्रोसीजर है कम्युनिकेशन का। मैं वीडियो बनाऊं और मेरे पास एक, जैसे पहले भी लोग होते थे, एक आज से अगर आप थोड़े 5-10 साल पीछे चले जाओ तो लेक्चर्स इसी तरह दिए जाते थे। लेकिन वो लेक्चर क्या होता था, आपने लेक्चर दिया, आपकी बोलना, आपकी मेहनत, आपकी राइटिंग, आपका सारा कुछ जाया हो जाता था। अगली क्लास आई, अगले लोग आए, फिर आपको शुरू से मेहनत करनी पड़ती थी। अब ये जो हम कर रहे हैं ना कि एक वन टाइम एफर्ट है। वन टाइम एफर्ट क्या है कि एक बार मैंने बना दिया ना तो दुनिया जहान के जिसको भी ये वीडियो पहुंचती है, चलो यार उससे मैं कहता हूँ कि 100% फायदा ना सही, 100% खैर किसी से भी नहीं होता, हमेशा कुछ थोड़ा ही होता है। मैं कहता हूँ इसमें से किसी को 50% छोड़ो, मैं कहता हूँ इसको किसी को 5% या 10% भी फायदा हुआ है तो वो क्या कम है, कुछ ना कुछ तो मिला होगा ना उसको। यहाँ पे आया, मेरी वीडियो आप देख रहे हो, मेरी वीडियो देखने से चले आपको मैं कहता हूँ नहीं होता या 50% नहीं होता, आपको 5 से 10% भी समझ नहीं आया होगा इसके अंदर। तो ये एक आप हो, किसी को जो वीडियो देखेगा हो सकता है किसी को 70% समझ आए, किसी को 90% समझ आए, किसी को 10% समझ आए, किसी को 40, किसी को 30, किसी को 5, किसी को 0%। यू नो असल में समझने के लिए एक चीज ये भी जरूरी होती है कि पहले आपके पास उस चीज के लिए क्या है, क्योंकि कई ऐसे टर्म्स होते हैं जो बोलने वाला समझता है मेरे लिए आसान है, तो एक चीज को अगर एक्सप्लेन करें फिर तो मैं छोटे से टॉपिक के ऊपर कवर करने को उसका बहुत टाइम चाहिए। तो फिर वो जो बंदा आता है ना, जैसे यही वाला ये काम आप किसी छोटे बच्चे को आप कहो कि अच्छा यार ये एसडीएलसी वीडियो देख फिर हमें बताएंगे क्या समझ आती है, और वो क्लास कौन सी में, तीसरी चौथी में, तो उसके पल्ले नहीं पड़नी कि सिस्टम क्या चीज होती है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टर्म्स है, डेटा टर्म है, यूजर टर्म है, प्रोसीजर टर्म है, मुझे इनको एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन एक मेरा ख्याल है एक ऐसा बंदा जिसको पता है हाँ यार हार्डवेयर की मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब जिस बंदे को यही नहीं पता कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और वो ये देख रहा है तो वो तो कहेगा क्या बकवास वीडियो बने, समझ हार्डवेयर ना बताया, हार्डवेयर क्या होते हैं ना बताया, सॉफ्टवेयर क्या होता है। क्यों? क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हो कि जिस लेवल पर हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं वहां पे ये टाइम नहीं है कि आपको ये बताया जाए हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर, ये आपको बेसिक और वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपको ये भी वीक है या किसी बंदे का वीक है तो इसका मतलब उसको पहले उन बेसिक्स को क्लियर करना है, उसे कंप्यूटर की थोड़ी नो होनी चाहिए, उसको पता हो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो एक्चुअल में सारे प्रोसीजर इसी तरीके से चलते हैं। तो प्रोसीजर क्या है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोसीजर जो है ये एक कम्युनिकेशन सेटअप है कि मैंने ये वीडियो तो बना दी, जैसे हम पहले लेक्चर्स देते थे तो वो जाया हो जाती थी, अब ये वीडियो बन गई है, इसके लिए मुझे एक कम्युनिकेशन का एक आप कह लो कि एक फैसिलिटी, वो आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे लिए फैसिलिटी ये है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे इदारे के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं, एक्चुअल में हमारा पर्पज तो वही था, लेकिन इसका पर्पज एक्सटेंड कर गया कि अब ये पूरी दुनिया वालों के लिए होगी कि जो मेरे इदारे में स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हमारे से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अब मैं ना भी पढ़ाऊँ ना तो एक ट्यूटर सामने हो, वीडियो उनको दिखाए और वो वीडियो बच्चे देख लेते हैं, और देखने के बाद जो ट्यूटर है, जो इंस्ट्रक्टर है, वो सारा ये देखने के बाद वो उनको क्या अच्छा आप क्वेश्चनिंग करें इस वीडियो में से, या मैं आपसे क्वेश्चनिंग करता हूँ इस वीडियो में से, क्या एडिशनली फिर उनको कुछ बताए कि अच्छा ठीक है ये बड़ा अच्छा था, ये थोड़ा बहुत था, ये था, फिर मैं इसके साथ ये कुछ और चीज ऐड कर देता हूँ। तो सोचो क्या कुछ हो सकता है, ऐसे ही होगा ना। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ, ये कम्युनिकेशन सेटअप के जरिए से मुमकिन हुआ, जहां से ये बात कम्युनिकेट की गई। मैं ये वीडियो बनाऊं और वीडियो बनाने के बाद इसे मैं अपने कंप्यूटर में रख लेता हूँ, अपनी पर्सनल ड्राइव पे रख लेता हूँ, ठीक है, तो सारी दुनिया ने फिर तो देख ली ना, मुमकिन नहीं है। अगर मैं ये बना रहा हूँ तो अगर मैं चाहता हूँ यार ये दुनिया के लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिसको जिसको इस चीज का, यानी जैसे हम वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, हम सारे देखते हैं, और टीवी वाला दौर अब खत्म हुआ, अब यूट्यूब का दौर है। अब
इसके ऊपर जब वो वीडियो बनाई जाती है, जब उसको दिखाई जाती है, तो उसका मतलब फिर लोग उसको देखते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ उसको डिस्करेज भी करते हैं। मतलब डिस्करेज तो खैर नहीं करते, डिस्करेज होने वाला डिस्करेज होता है, लोगों के डिस्करेज करने से कुछ नहीं होता, बल्कि वो हौसला ज्यादा बढ़ जाता है। शायद मैं ये समझता हूँ जो काम करने वाला बंदा, उसके लिए कहीं डिस्करेजमेंट नहीं है, किस तरह की नहीं है डिस्करेजमेंट, सिर्फ उस बंदे के लिए डिस्करेज कर रहा है, उसके लिए डिस्करेज, और फील भी उसको होता है जब वो किसी को डिस्करेज करेगा ना। जैसे मैं ये पर्सनली तौर पर समझता हूँ कि अगर मैं किसी को डिस्करेज कर रहा हूँ ना, तो एक्चुअली मैं उसको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को डिस्करेज कर रहा हूँ। मुझे उसकी एफर्ट को, मुझे उसकी जो भी उसने छोटी एफर्ट की है यार, मुझे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए यार, कमाल यार, आपने बड़ा अच्छा है इसको कर दिया, बहुत अच्छी चीज आपने कर दी, वो समझ आ गई। ठीक है, तो बताने का मकसद की जो मैंने एक चीज बनाई, अगर मैं इसको पर्सनल ड्राइव पे रखूँ कोई फायदा नहीं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, कम्युनिकेट करना है आपसे। तो कम्युनिकेशन कैसी होगी, किसी न किसी प्रोसीजर के जरिए, जैसे यूट्यूब है। अब इसके लिए क्या होते हैं, एसओपीज होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी काम करने का तरीकाकार क्या है, वो प्रोसीजर्स चाहिए। जैसे प्रोसीजर क्या है कि पहले मैंने नोट्स बनाए, बनाने के बाद फिर उसको वीडियो बनाई, फिर वो एडिटिंग की, एडिटिंग करने के बाद फिर उसको अपलोड किया, उसका जो भी थंबनेल वगैरह जो सारी चीजें होती है, देयर इज अ कंप्लीट प्रोसीजर बिहाइंड अ लिटिल एंड लिटिल थिंग। छोटी छोटी चीज के पीछे जो होता है वो बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। तो ये चीजें आपको बेसिकली रिक्वायर्ड होती है, यानी हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, डेटा चाहिए, यूजर चाहिए, प्रोसीजर चाहिए। अगर ये आपके पास ये 5 चीजें हैं, इट मींस के जब ये मिल जाएंगे ना, कम्युनिकेशन कर सकता है। जैसे कंप्यूटर होता है, अब आप कंप्यूटर को देखो, कंप्यूटर के अंदर क्या है, एक पूरा हार्डवेयर है। ठीक है, अब उसके लिए आप कम्युनिकेट करते हो, तो कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। जैसे कीबोर्ड से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, कीबोर्ड ही ना हो तो कैसे कम्युनिकेट करोगे। माइक है, माइक को आप आवाज ट्रांसफर करनी है, माइक ही ना हो तो फिर कैसे करोगे। इसी तरीके से आपके पास माउस है, माउस से आप उसको सिलेक्शन करते हो, नहीं होगा तो कैसे सिलेक्ट करोगे। ऑल्दो कि कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास मौजूद है, यानी माउस वाला काम आप कीबोर्ड से ले सकते हो, लेकिन अगर ये ना हो तो आप उसको इनपुट नहीं दे सकते। इनपुट डिवाइस चाहिए इनपुट देने के लिए, तो हार्डवेयर चाहिए, कम्युनिकेशंस चाहिए, सॉफ्टवेयर जरूरी है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं तो आप 100 बार कीज दबाते रहे, प्रेस करते रहे, कोई होने वाला नहीं। डेटा चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हो। जैसे किसी ऐसे बच्चे को कंप्यूटर में बैठा दो, उसे को बेटा काम करो, और वो पूछेगा आगे से कि क्या काम करूँ, बस काम करो। सर काम तो करूं मैं, लेकिन मैं क्या काम करूं, तो इस बात को छोड़, बस तू काम कर बैठ के। चलो ठीक है, और 10-15 घंटे बाद आप आओ और उससे पूछो काम कर लिया, उसने कहा कर लिया सर। तो क्या काम किया उसने, बस हो गया। और किया क्या है, उसने कहा बस हो गया, छोड़ दे इस बात को। तो सही कह रहा है बेचारा, कि जब आपने उसको नहीं बताया कि भाई क्या काम करो, तो वो आगे से आपको यही जवाब देगा ना कि बस हो गया। ऐसा है ना। तो डेटा जरूरी है, फिर यूजर जरूरी है, लोगों से है, पर्सोनल, इसको पर्सोनल भी कहा जाता है, यूजर्स को पर्सोनल, पर्सनल नहीं पर्सोनल, पर्सोनल यानी लोग, और प्रोसीजर। तो ये सारी चीजें मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। ये तो गया सिस्टम। अब आ जाते हैं कि अब ये कैसे चलता है। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि जरूरत ईजाद की माँ है, इसका मतलब है सबसे पहले आपको प्रॉब्लम कोई पेश आई, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप चाहोगे, उसके लिए फिर आप सिस्टम आइडेंटिफाई करोगे। तो पहली चीज क्या होगी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मैं अब ये सारा पढ़ूंगा नहीं यहाँ से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाना है। आप इसको वीडियो सामने है, आप इसको खुद से नोट डाउन करना है, पढ़ने में आपको थोड़ा थोड़ा इसका बताता जाऊंगा कि क्या चीज क्या है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि आपको एक प्रॉब्लम पेश आई, आपने उसको बता दिया यार मेरे एक ये इशू है, यानी जैसे बल्ब था, थॉमस एडिसन ने इसको बनाया था। थॉमस एडिसन का हिस्ट्री के अंदर एक नाम मिलता है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसने इसको बनाने के लिए 10,000 ट्राई की थी। 10,000 ट्राइज हैं थॉमस एडिसन की बल्ब बनाने के ऊपर, 10,000 ट्राइज। हम तो कोई काम करने लगे ना, तो पहली हमारी कोशिश होती है, हम कहते हैं पहली में हो जाए। जिसका पहली में नहीं होता तो दफा करें, छोड़ देंगे, काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने आपको असल में ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, जो कि हम है नहीं। वो बंदा इंटेलिजेंट है ही नहीं जो समझता है कि मैं पहली बार एक काम करूं और पहली बार में ही हो जाए। ठीक है, वो हो सकता है चंद चीजों के साथ हो भी सकता है कि आप एक चीज करें पहली बार में, फर्स्ट गो पे हो जाए, लेकिन वो चीज आपको सिखा कुछ नहीं सकती। वक्ती तौर पे वो गुजर भी जाएगी, लेकिन उससे आपने कुछ सीखा नहीं। वो आगे जाके किसी बड़े नुकसान की सूरत में आपके सामने पेश आएगी। और ये हकीकत लाइफ की एक्सपीरियंसेस है। जिन लोग जो मुश्किलों से गुजरते हैं, जो तकलीफों से गुजरते हैं, वही आगे जाके कुछ बड़ा काम कर पाते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आप ये देखोगे, जैसे मैंने कहा थॉमस एडिसन, उसको लाइट का यार प्रॉब्लम है, रात को हम क्या करें, चिराग है उसकी इतनी रोशनी नहीं होती, बाकी काम कर रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो फिर उसने क्या किया, एक प्रॉब्लम आई, उसके लिए फिर उसने बल्ब बनाना शुरू कर दिया। तो ट्राइज करता रहा, फेल होता गया, ट्राइज करता गया, फेल होता गया, ट्राइज करता गया, फेल होता गया। 10,000 ट्राई के ऊपर जाकर उसके बल्ब आखिरकार
बना लिया। तो ये क्या थी, उसकी जो एक स्ट्रगल थी, जो एफर्ट थी, वो पीछे आने वाली किसी प्रॉब्लम का नतीजा थी। अगर वो बैक पे उसको प्रॉब्लम ना आती तो वो इतनी एफर्ट कभी भी ना करता, वो कभी भी ना ये सारी चीजें करता जो वो कर रहा था। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप है। यानी अगर आप कोई चीज बनाना चाह रहे हो तो आप, पहली बात है, या तो प्रॉब्लम आ गया, आपको पहले ही पता हो गया अच्छा ये प्रॉब्लम है, और अगर नहीं पता तो फिर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो मार्केट के अंदर कि इस वक्त मार्केट की प्रॉब्लम क्या चल रही है, इस वक्त लोगों की प्रॉब्लम क्या चल रही है, जिसका मैं यार सोल्यूशन दे सकता हूँ। ये मुझे अल्लाह ने एक दिमाग दिया है, इसका सोल्यूशन, ये जितनी चीजें आप देख लो, फेसबुक है वो एक प्रॉब्लम के तहत आपके सामने आई है। फेसबुक कैसी प्रॉब्लम के तहत सामने आई, यानी देयर वाज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल, कि मुल्क के अंदर लोग थे वो बाहर बोर चले जाते थे, डिस्कनेक्ट हो जाते थे, राब्ते नहीं हो पाते थे, कोई किसी के साथ अच्छी कोई तस्वीर है तो वो तस्वीर शेयर करना चाहता था तो वो तस्वीर शेयर नहीं कर पाता था, इंटरनेट बहुत महंगा था, बाकी बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। एमएमएस भेजे जाते थे पहले, आपको अगर याद हो एमएमएस का, किसी को पता होता है एमएमएस का यूज ही नहीं होता, ना कोई इसको प्रेफर करेगा आप, है तो एमएमएस भेजा जाता था। एमएमएस केबी के अंदर, उसके अंदर एक लिमिट होती थी कि इतने केबी का आप सेंड कर सकते हो, एमबी में भी नहीं होता था। तो बस ऐसे ब्लर किस्म की तस्वीर देख के बस ठीक है, उसका नाक भी नजर आ रहा है तो बंदा खुश हो जाता है, यार अच्छा वो देखो यार चाचू खड़े हुए हैं, ये मामू खड़े हुए हैं, है ना, वो भाई खड़ा हुआ है, ये खुश हो जाते थे हम उस चीज को देखकर। लेकिन वक्त गुजरा, टाइम तब्दील हुआ, प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम के तहत, अगर ये प्रॉब्लम हमारे में ना आती ना, जैसे इंटरनेट होता था एज पे चलता, फिर 1G 2G 3G 4G 5G 6G, ये सारे काम अब हो रहे हैं, सारे कैसे हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं। बुलेट ट्रेन के ऊपर काम कर रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, प्रॉब्लम्स है। कि लोगों ने असल में एक मुआशरे के अंदर उन्होंने देखा कि यार एक प्रॉब्लम आ गई, एक मसला आ गया, एक चीज आ गई है, उसका सोल्यूशन चाहिए हमें। उस सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए फिर वो कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं। तो फेसबुक किसी प्रॉब्लम के तहत बनी, यूट्यूब किसी प्रॉब्लम के तहत बनी, यानी वो क्या थे, जो उसके ऑनर थे, जो इन्वेंटर थे इसके, वो असल में कुछ वीडियो, अपनी पार्टी की वीडियो शेयर करना चाहते थे एक दूसरे के साथ, तो वो उनको प्रॉब्लम आ रही थी यार, या वो वीडियो देखना चाह रहे थे असल में, वो एक शायद मेरे ख्याल में म्यूजिकल थिएटर की वीडियो थी, जिसके अंदर वो शायद क्या नाम था उसका, कि जिसके अंदर वो एक लड़की डांस कर रही थी, तो फिर वो जाके उसको कि वो स्टोरी आपको पता ही है, खैर तो वो वीडियो असल में देखना चाह रहा था, तो वीडियो उसके पास अवेलेबल नहीं थी या वो नहीं था, तो उसने कहा यार अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ, ये मेरी वीडियो अवेलेबल नहीं है या वो कंटेंट नहीं है, हजारों ऐसी चीजें जो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, अपनी पार्टी की वीडियो शेयर करना चाहते थे, वो नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना कुछ ये प्रॉब्लम उसको पता चलेगी कि अच्छा मैं चाह रहा हूँ, तो अगर ये मैं चाह रहा हूँ तो कितने मिलियंस ऑफ द पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड वो भी तो होंगे, वो भी तो ये चाह रहे होंगे, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे ये मुझे अगर फैसिलिटी हो तो पूरी दुनिया के अंदर लोगों को फैसिलिटी हो। तो यूट्यूब की बेस बन गई, ठीक है ना। तो अब फिर वो फैलते फैलते आज ये इतनी फेमस हो गई है पूरी दुनिया के अंदर, कोई बंदा नहीं है जिसको नहीं जानता, और इसके जरिए से क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं मिलती, दुनिया जाने तक बंदा एक इंडिया में बैठा हो, पाकिस्तान में उसकी वीडियो देखी जा रही है, पाकिस्तान के अंदर बैठा बैठा उसकी इंडिया के अंदर वीडियो देखी जा रही है, अमेरिका के अंदर भी बंदा बैठा हुआ उसकी पूरी दुनिया के अंदर, जो भी इन्फॉर्मेशन है जहां से भी आपको मिल रही है वो आप देख रहे हो एक जगह बैठकर, तो सहूलत तो है ना। ये पहले मुमकिन नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के नतीजे में, यानी यूट्यूब इज अ result of some problem, Facebook is the result of some problem, internet is the result of some problem। डिफेंस पर्पस के लिए है ना ARPANET, जो शुरू में 19 जो दूसरी जंग अजीम जो थी उसके अंदर जब ये डिजाइन हुआ, उसको नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, सैटेलाइट्स और ये सारी चीजें और कम्युनिकेशन, ये जितनी चीजें आई हैं ना, हॉस्पिटल्स आप देख लें, स्कूल्स देख लें, असल में ये इंसान की प्रॉब्लम्स के नतीजे में निकली है सारी, इसी वजह से कहते हैं जरूरत इजाद की मां। तो अगर तो प्रॉब्लम है तो ठीक है, वो आप ले आओ, उसके लिए सिस्टम आप बना लो अपना, जो भी उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, फिर उसके रिसोर्सेज चाहिए, फिर बहुत सारी चीजें चाहिए, एकदम से कोई चीज नहीं होती। और अगर आपको नहीं पता तो फिर आप कुछ करना चाहते हो, आप कहते हो यार मैं कुछ अनोखा या मैं कुछ चीज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर क्या सोल्यूशन है, प्रॉब्लम फाइंड करो, सोसाइटी के अंदर माशरे में प्रॉब्लम फाइंड करो। जैसे आजकल हवाई जहाज जब गुजरता है, ऐसे भी गुजरा है, तो एक प्रॉब्लम आ सकती है कि अच्छा यार ये बहुत ज्यादा है ना, शोर बहुत ज्यादा होता है, जैसे आप देखो तो इसके लिए फिर जैमर्स कहाँ से निकलेंगे, जैमर्स एक साउंड जैमर्स होता है ना, और एक आपके पास जैसे जेल होती है, तो जेल के पास भी जैमर लगाए होते हैं, वो सिग्नल के जैमर होते हैं, सिग्नल को जैम कर देते हैं। उन्होंने क्या काम होता है कि इसके करीब आके कोई बंदा कम्युनिकेशन ना कर पाए, तो वहां सिग्नल उसके जो है वो यानी जो बड़ी जो जेल्स होती हैं उसके पास आप देखेंगे वहां जैमर्स लगे होते हैं। क्या थी प्रॉब्लम के नतीजे में ये लगाए गए। एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट के पास साउंड जैमर्स लगे होते हैं, मतलब क्या होता है कि इतना ज्यादा साउंड होता है वो लोग कान फट जाए, उसे क्या है प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम क्या आएगा, सोल्यूशन आ गया।
समझ लगे ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारी किसी न किसी प्रॉब्लम के नतीजे के अंदर ये सामने आती है। तो सबसे पहले क्या हो गया, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आपने पता चल गया चाहिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, नाउ द सिस्टम आइडेंटिफाई। जब आपको ये पता चल गया ना, अब आप सोचोगे अच्छा यार इसके लिए क्या कोई सिस्टम हो सकता है, क्या कोई ऐसी, हाँ कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे कोई ऐसी कोई चीज की जाए जिसके ऊपर से हम जैसे वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ तो उसके लिए कोई पोर्टल प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा होना चाहिए, फिर इंटरनेट की उसके ऊपर शेयरिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, जिसके जरिए वीडियो में किसी के साथ शेयर कर सकूँ। फुल सोल्यूशन मिल गया। फिर आप उसको क्या करोगे, उसका सिस्टम आइडेंटिफाई करोगे कि इसके लिए क्या फिर ऐसा पॉसिबल सोल्यूशन निकल सकता है। तो पहली होगी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फिर उसकी सिस्टम आइडेंटिफिकेशन जिसमें आप सोचोगे कि हाँ ये मुमकिन है, ये हो सकता है। ये एक रफ आइडिया होता है, ये आपका आइडिया होता है, यानी सिस्टम आइडेंटिफिकेशन एक्चुअल में जस्ट एक आइडिया है। जैसे आप लोगों को कि जब किसी ने चीज सोचा होगा अच्छा यार ये है कि वक्त आएगा, एक दौर आएगा कि जब ना जहाज जो है, एरोप्लेन जो है, वो लोग हवा में उड़ेंगे। और जिसने पहली बार सुना होगा जब ये जहाज नहीं बने थे, उसने तो कहा होगा पागल ना हो तो, लोहा लोहा उड़ेगा हवा में, क्या बात है तेरी, लोहा हवा में उड़ेगा और बंदे उसमें बैठे होंगे, पागल हो गया। लोहा कभी हवा में उड़ते हुए देखा है, वो लोहा हवा में उड़ते हुए उसने उड़ेगा और बंदे बीच में बैठे होंगे, उसने हाँ बंदे भी बीच में बैठे होंगे और उड़ेगा, जाने दे, या तो पागल हो गए। ये जिसने टेलीफोन के बारे में कहा होगा कि हजारों मील के फासलों पर एक बंदा होगा और मैं उससे बात कर पाऊंगा, तो लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया होगा। हजारों मील के फासले पर एक बंदा है और उसे तू बात करेगा, तू हजारों मील पे बंदा है और तू उससे बात करेगा, क्या माल करते हैं यार, है ना। इसका मतलब जब भी कोई चीज नई इन्वेंट होने का एक सिस्टम आइडेंटिफाई होता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं अच्छा क्या, जैसे अब कोई बंदा ये जैसे रिसर्च वगैरह जब हुई तो लोगों ने कहा कि पानी पर भी ये गाड़ी चल सकती है। अब कोई बंदा कहे पानी पे चलेगी, जो कि पॉसिबल है, यानी इसके ऊपर रिसर्च जो इस फील्ड के लोग हैं तो वो इसके ऊपर काम करके वो ला सकते हैं सामने। बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर भी ये एक वो बंदा आया, फिर कहाँ गायब हो जाता है, पता नहीं चलता इस तरह का लोगों का कि वो उनको गायब क्यों कर दिया जाता है, किधर चले जाते हैं। उसे चला के दिखाई बाकायदा, उसकी मैंने खुद वीडियो देखी, पानी के ऊपर गाड़ी चले, और दो चले वो उतनी किस्म की स्पीडी गाड़ी नहीं होगी या तेज रफ्तार नहीं होगी, लेकिन अगर वो चल जाती तो पहला कंप्यूटर इतना तेज रफ्तार था जितना आगे आपके पास है। तो अगर गाड़ी अगर उसके ऊपर इतनी भी अगर स्लो चल रही, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर उसके ऊपर रिसर्च मजीद करो, फिर उसकी रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। लोग एक आइडिया को जब इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे होते ना, तो वो उसके हमेशा क्या करना शुरू कर देते हैं, उसमें से कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। कीड़े जैसे निकालना शुरू कर देते हैं, वो ये कहना शुरू कर देते हैं वो ये फजूल है, ये बेकार है, इसके अंदर टाइम वेस्ट है, रिसोर्सेज वेस्ट है, इसके अंदर ये भी वेस्ट है, हम भी वेस्ट है, तुम भी वेस्ट हो, सारे वेस्ट है। तो वेस्ट को वेस्ट ही नजर आएगा ना, कूड़ा करकट जो गंदा है उसको गंदा गंदा नजर आना है, उसको कोई साफ सुथरी चीज नजर आने वाली नहीं है। तो ये असल में आइडिया जो होता है ना, आइडिया से सारा चलता है। और जब वो लोगों ने मजाक उड़ाया तो फिर उसके बाद फिर वो इम्प्लीमेंट भी हुआ। आज हम जहाज देखते हैं, आज तो हम इतने हैरान भी नहीं होते क्योंकि हमें आदत हो गई है देखते। आज जहाज ऊपर से गुजरे ना तो आज हमें हैरानगी नहीं होती उसे देखकर, लेकिन जब पहली बार किसी ने देखा होगा, उसके जैसे गांव से कोई बच्चा है जिसमें पहली बार को बंदा आता है, गांव से कोई बड़ा आ जाए बच्चा जिसने जिंदगी में पहली बार जहाज देखे, तो या तो वो उसको देख के डर जाएगा, तो या वो कहेगा अच्छा ये क्या है, उसे कहा जाए कि इसके अंदर बंदे होते हैं, अच्छा ऐसे बंदे होते हैं, वो बोल रहे थे, है ना। क्या, क्योंकि उसके लिए ये तजस्सुस की बात है, या हम लोगों के लिए है, हम लोग ये नहीं बड़े इंजीनियर हो गए, हम लोगों के लिए भी ये तजस्सुस की बात है, लेकिन चूंकि वो आदत हो जाती है देखते के ऊपर जब जहाज गुजर जाए ना, अब हम मजाक नहीं उड़ाते क्योंकि वो हो गया। अब हम पता क्या कह देते हैं, अच्छा चलो उड़ते रहते हैं, ये इनका काम आते जाता है, तो पूछे क्या है तो जहाज है, क्योंकि अब और तो कोई ऑप्शन नहीं रहा ना बताने के लिए। तो ये ऐसे ही एक सिलसिला है जो चलता है। खैर, आप अपनी लाइफ के अंदर आप उसको देखें, कोई भी चीज आप करने जा रहे हैं, कोई भी चीज आप करेंगे, अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, या आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो आप कोई नई चीज नहीं कर पाओगे। इसका मतलब प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन आएगा। अब ये जो सोल्यूशन है, जिसे हम कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, तो ये शुरू में जब भी आप कोई आइडिया देंगे, ये एक आइडिया है। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन क्या है, एक आइडिया है। जस्ट आपको कहा जाता है अच्छा ये ऐसे हो जाएगा, तो लोग उसका क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे,
ये रियलिटी में आपको ऐसे फिगर्स बता रहा हूँ, यानी ये जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, मैं अपने आपको लाइफ के हवाले से भी आपको बता रहा हूँ किस तरीके से लोग परसीव कैसे करते हैं, ये लोग बिहेव कैसे करेंगे। वो बंदा जो असल में जिस नहज पे आप सोच रहे होगे ना, आप किसी को आइडिया दोगे अच्छा यार ये काम किया जा सकता है, जिस नहज पे आप देख रहे हो, जिस नहज पे आप खड़े हो, उस नहज पे वो बंदा नहीं खड़ा हो। उस नहज पे अगर वो होता तो आपकी बात को समझ पाता। एक बंदा छत पे खड़ा हो और एक नीचे खड़ा हो, तो नीचे वाले का एंगल देखने का चीजों को और ऊपर वाले का देखने का और। जैसे कहते हैं ना कि 9 या 6 के ऑपोजिट साइड में लोग बैठे हो, तो एक बंदा कहेगा 9 लिखा हो, दूसरा बंदा कहेगा 6 लिखा हो, दोनों अपने एंगल से ठीक है। अगर उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो उसको उसके नहज पे आना पड़ेगा, उसको उसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे आना पड़ेगा, वहां से जो उसको उसके अकॉर्डिंगली नजर आएगी। तो ये जो लोगों के दरमियान जो तजाद है या जो लोगों के दरमियान जो तफरीकाबाजी पाई जाती है, ये क्यों पाई जाती है? ये इस वजह से पाई जाती है कि लोगों का नहज अलग अलग है। वो किसी और मकाम पे खड़ा हुआ किसी और चीज को देख रहा है, दूसरा किसी और मकाम के ऊपर खड़ा किसी चीज को देख रहा है, और फिर उनके पास जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो लिमिटेड है। जिसके पास ये जो फिरका वारानियत है ना, ये सिर्फ इस बात का नतीजा है कि हर बंदे के पास लिमिटेड नॉलेज है। लिमिटेड क्या है कि उसने इस्लाम को शायद समझा नहीं, तो जिसको जितना समझ आया उसने अपना फिरके अलग कर लिया। कोई शिया बन गया, कोई अहले सुन्नत बन गया, कोई वहाबी, कोई देवबंदी, और ये सारी चीजें हालांकि सारे एक कड़ी हैं। अगर इनको ये समझें तो ये एक उम्मत मुस्लिम है, लेकिन क्या हुआ, डिवीजन शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि नहज अलग अलग है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इस वजह से आती है। तो खैर, सिस्टम जो आइडेंटिफिकेशन है ये एक प्रॉब्लम है, और ये जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन का नाम सिस्टम आइडेंटिफिकेशन है। जैसे मैंने बताया कि ये कोई सिस्टम आइडेंटिफिकेशन मतलब ये नहीं कि आपने उठा के ले आया कि ये देखो जी ये प्रॉब्लम थी, ये सोल्यूशन है, फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बात समझ आ रही है? क्योंकि यानी एक प्रॉब्लम आपको पता चली ये प्रॉब्लम है, और आपने आगे सिस्टम आइडेंटिफाई कर दिया कि लॉ जी, इसका मतलब आपने कुछ नहीं बनाया, वो बनी बनाई चीज थी। जैसे किसी को कि यार मुझे ना जमीन से पानी निकालना है, और आप उसे कहें आओ जी ये नल का ये नल है यहाँ से निकाल, इसका मतलब आपने कुछ बनाया नहीं, पहले से है, पहले से वो बना हुआ था, ये तो बना बनाए सिस्टम के ऊपर आप उसको लेके आए। इसका मतलब ये जो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन है ना, एक्चुअली इट इज नॉट द फिजिकल सिस्टम एंड इट इज एक्चुअली द आइडिया। ये वो आइडिया है जिसके बेस पर आप उसको कहोगे कि अच्छा ये हो सकता है, जिसमें मैंने कहा लोग मजाक उड़ाएंगे, तो ये वो है जी। अब आगे जब ये सिस्टम आइडेंटिफाई हो गया, अब हम क्या करेंगे, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी देखेंगे। ये आइडिया है ना, अब आप उसकी अब आपने रैशनल तरीके से उसको, अब आगे है आपका रैशनल तरीके से आपने उसको देखना है कि ये जो हम बनाने जा रहे हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है, क्या ये फिजिबल है। फिजिबल का मतलब है यानी पॉसिबल है या नहीं है। उसकी फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर फिर दो क्रूशियल फैक्टर्स देखे जाते हैं। एक देखा जाता है उसका टाइम फैक्टर, और एक देखा जाता है उसके कॉस्ट फैक्टर। और उसके लिए ऑब्वियसली पर्सोनल और बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन कॉस्ट और टाइम दो चीजें, कि क्या हमारे पास इतना वक्त है कि हम ये सिस्टम डिजाइन कर पाएंगे, कि ये हमारी प्रॉब्लम हमें इतना अलाउ करेगी। ये ना हो कि हम सिस्टम बनाने में लगे रहे और ज्यादा नुकसान होना शुरू हो जाए, या जब ये आप सिस्टम बना लें तो तब तक वो प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाए। एक ऐसा होता है टाइम के हिसाब से होता है ना, तो आप जैसे आज कोई बंदा कहे कि मैं वीसीआर बनाना चाहता हूँ, वीसीआर समझते हैं ना, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर जो होते हैं, तो कैसेट वगैरह का जो कैसेट प्लेयर थे, तो अब आज कोई बंदा कहे कि यार मैं एक बड़ा लेटेस्ट किस्म का अच्छा सा वीसीआर बनाना चाहता हूँ, और बंदा उससे पूछे क्यों बनाना चाहते हो, वो कहेगा अच्छा वो ये है कि बड़ा अच्छा रिजल्ट होगा उसका, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, फास्ट होगा, ये होगा वो होगा। तो मेरा ख्याल है वो अच्छा आइडिया इस वजह से नहीं होगा, किसी एंगल दूसरे से देखा जाए तो अच्छा आइडिया भी हो सकता है, लेकिन लोग उसको रिजेक्ट इस बात पे कर रहे हैं कि यार ये तो कैसेट रिकॉर्डर को बना रहा है, अब तो कैसेट्स यूज ही नहीं होता, तो सीडीज डीवीडीज का जमाना है, तो ब्लू रे जो डीवीडीज हैं ये यूज होती है, यूएसबी यूज होती है, और आगे आ जाके कोई हो सकता है टेक्नोलॉजी और जो है वो चेंज हो जाए। जैसे अब आप ऑनलाइन ये ड्राइव्स का, यूट्यूब का ये जमाना आ गया, तो अब तो वो चीज यूज ही नहीं करते, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको ऑनलाइन एक्सेस है, आपको बस इंटरनेट हो, दुनिया जानने के बैठे हो, आप उसको देखो विदाउट इंटरप्शन, ऐसा है ना, हाई क्वालिटी के साथ। तो ये अच्छा समझा नहीं जाएगा, इसको फिर क्या है, टाइम भी वेस्ट होगा, कॉस्ट भी वेस्ट होगी, ये फिजिबल नहीं है। तो जो फिजिबिलिटी स्टडी होती है ना, उसमें देखा जाता है कि जो सिस्टम है इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, क्या हमारे पास इतने पैसे हैं हम ये बना पाएंगे,
और क्या हमारे पास इतना टाइम है हम इसको दे पाएंगे, क्या हमारे पास ऐसे लोग हैं हम ये कर पाएंगे, क्या ये वो सहूलत या वो जो फैसिलिटी है वो दे पाएगा, या ये ना हो कि जो सहूलत है वो हम 100 रुपए की इसमें से ले रहे हैं और इसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो 500 रुपए का आ रहा है। तो इसका मतलब ये फिजिबल नहीं कि 100 रुपए के बेनिफिट के लिए 500 रुपए का खर्चा कर रहे हैं, तो खिलाफ अकल बात है। इसका मतलब ये फिजिबल नहीं होगी। तो ये फिजिबिलिटी स्टडी बनाई जाती है, ये खास किस्म के कुछ एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उस फील्ड के, रेलेवेंट फील्ड, यानी अब जो भी आप फील्ड कर रहे हैं उसके एक्सपर्ट जिन्होंने तजुर्बा एक्सपीरियंस किया होता है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस जो उन्होंने काम किए होते हैं उसकी बेस पर फिर उसको एनालिसिस किया जाता है और एक रिपोर्ट बनाई जाती है। तो ये तीसरा काम हो गया। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, सिस्टम आइडेंटिफाई हो गया, अब आपने उसकी एक रिपोर्ट बना दी और उसमें हाँ या ना में फैसला होगा कि ये जो काम आपने किया क्या ये सही है या ये सही नहीं है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद इनिशियल प्लान। अब ये अगला स्टेप तब आता है जब पिछला स्टेप का आंसर यस में होता है। अगर पिछले स्टेप का आंसर नो में हो ना तो फिर आप अगले स्टेप पर नहीं जाते। सपोज फिजिबिलिटी स्टडी कहती है नो, वो कहती है कि कॉस्ट इसके ऊपर ज्यादा आ रही है, रिजेक्ट। आप क्या करें, अब अगर बनाना है तो कॉस्ट रिड्यूस करके लेके आओ, या वो कहते हैं रिजेक्ट, टाइम इसके ऊपर बहुत ज्यादा लग रहा है, इसके ऊपर लग रहे हैं 2 साल, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें इसको 1 माह में कंप्लीट करना है। टाइम फैक्टर की बेस पर रिजेक्ट। अगर आप इसको 1 माह से कम में आप इसको ला सकते हो ले आओ, फिर उसके ऊपर रिसर्च शुरू हो जाएगी, फिर उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, फिर वो बताएंगे। तो यानी किसी अंदाज से उसको पॉसिबल किया जाता है। अगर वो पॉसिबल बन जाता है और उसका आंसर आता है यस में, हाँ में, तो इसका मतलब है ठीक है, फिर उनको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, प्लान बनाए, अब इसको करना कैसे, प्लानिंग। अब प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इनिशियल प्लान एंड डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन यानी उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, उसके लिए इन्फॉर्मेशन, आपके पास कोई सॉफ्ट फॉर्म में कोई मटेरियल है वो चाहिए, आपको हार्ड फॉर्म के अंदर कोई चीज चाहिए, आपको कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है, जो उसका इनिशियल प्लान है कि क्या चीज पहले क्या चीज हमें चाहिए होगी। उसके बाद फिर उसके लिए लोग कौन कौन से चाहिए होंगे, कितना लेबर चाहिए होगी, दिन में कितना काम किया जाएगा, कौन कौन लोग होंगे जिसको जो है वो काम करेंगे, और काम करने के बाद कौन से लोग इसको कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद किसको हैंड ओवर करेंगे। ये नहीं कि कंप्लीट तो हो गया पड़ा हुआ है, और फिर दूसरी जो टीम है उसको यहाँ से स्टार्ट करेगी तो उसको किस लेवल तक लेकर जाएगी, फिर अगली जो टीम है उसको किस लेवल तक कंप्लीट करेगी, फिर ये आपस में लिंक किस तरीके से हो पाएगा। ये सारा का सारा प्रोसीजर, क्योंकि आपको पहुंचना है एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, और उसका पहुंचने के लिए पूरी नीचे टीम काम करेगी, वो टीम सारी मिलकर काम करेगी, एक पूरा प्लान चलेगा, फिर वो जाके एक चीज बनेगी। तो ये हो जाएगा उसका इनिशियल प्लान डेटा कलेक्शन से। तो उसके बाद आ जाएगी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर ये होता है कि आप उसको जब आप ये बना लेते हो तो फिर आप उसकी प्रेजेंटेशन देते हो, उसको प्रेजेंट किया जाता है, ताकि ये जो है काम जो आप कर रहे हो ये पॉसिबल हुआ नहीं हुआ, इसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए पब्लिक में। और फिर उससे क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है, तो कुछ सवाल आपसे किए जाते हैं, कुछ आप लोगों से सवाल करते हो, तो उससे फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर लाना मकसद होता है प्रेजेंटेशन का। तो उसके बाद फिर जब अगर प्रेजेंटेशन ओके हो, प्रेजेंटेशन ठीक हो, सही चल जाए, तो फिर नेक्स्ट जो उसका स्टेप होता है वो होता है आपका डिजाइनिंग का। तो फिर आप उसको करते हो डिजाइनिंग, अब उसका बनाया जाता है डिजाइन। अब डिजाइन क्या है, डिजाइन आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है लॉजिकल डिजाइन, एक होता है फिजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन होता है कि ओवर द पेपर आप उसको सबसे पहले बनाते हो। ओवर द पेपर क्या है, उसके लिए डिफरेंट किस्म के आप जो है फ्लो चार्ट्स, पर्ट चार्ट, उसके बाद जो है वो गैंट चार्ट, ये डिफरेंट किस्म की, जो जैसे फ्लो चार्ट हो गया, एल्गोरिदम के बाद जो बनता है एल्गोरिदम होता है कि जिसके अंदर स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखा जाता है। फ्लो चार्ट होता है कि जिसके अंदर बताया जाता है कि जब पहले ये होगा, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और यहाँ पे हम इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे। वो जो फ्लो चार्ट है ना, उसके लिए डिफरेंट किस्म के आप चार्ट्स वैसे भी यूज करते हो, जैसे कि आप नॉर्मल जैसे पर्ट चार्ट है, या उसके बाद जैसे मैंने फ्लो चार्ट का बताया उसकी क्रोफुट सिंबल्स होते हैं, क्रोफुट रोटेशंस होती हैं, वो किए जाते हैं, उनके रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, और रिलेशनशिप्स को आपस में कम्युनिकेट करके देखा जाता है कि ये कितना टाइम के अंदर ये सारा मुमकिन हो जाएगा, और ये किस शेप में, नॉर्मली ये किस तरह की शेप में सामने हमारे पास आएगा। तो ये डिजाइन हो गया। डिजाइन के बाद फिर फिजिकल डिजाइन होता है, फिर उसके ऊपर फिर इंटरप्रिटेशन होती है और रिपोर्ट होती है उस पूरे डिजाइन के ऊपर। उस जो लॉजिकल डिजाइन आपका बनता है उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन उसके ऊपर की जाती है कि अच्छा ये यहाँ पे ये जैसे नक्शा नहीं बनता, ये नक्शा है कि बिल्डिंग बनाने से पहले एक नक्शा बनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि नक्शा बनाने के बाद डिस्कस नहीं होता होगा? नक्शा बनाने के बाद जरूर उसको डिस्कस किया जाता है, मालिक के साथ डिस्कस जो बनवाना चाहता है, नक्शा फिर
वो रफ बना के फिर उसको पास करते हैं, जब नक्शा पास होता है तो फिर उसके बाद बिल्डिंग फिजिकल स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। तो यानी यहाँ पे लॉजिकल डिजाइन बनेगा, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, उसकी रिपोर्टिंग होगी, अगर रिपोर्टिंग यस में होती है तो फिर उसका फिजिकल डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा इसी के अंदर। और फिजिकल डिजाइन होने के बाद चूंकि हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर उसके बाद उसकी कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो कोडिंग होती है वो क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इन एनी पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड कोडिंग। तो फिर उसको कोड, उसका जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर आप उसकी कोडिंग करेंगे। जब वो कोड बन जाएगा, जब वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो अब आप, ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है। ये सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप कह लो कि SDLC का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कोडिंग है। इसके ऊपर सारा कुछ चल रहा है आपका। ये खराब हो गई तो आगे सारा कुछ खराब हो जाना है। यानी उससे पीछे इनिशियल प्लान और वो भी सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारे हेल्प करते हैं यहाँ तक पहुंचने में। लेकिन ये अब आगे आपके सिस्टम को जिसने चलाना है, इसलिए इसको ऑटोमेशन पे लेके जाना है, वो कोडिंग है। तो जब कोडिंग होगी, तो कोडिंग जब हो जाती है तो अब आप उसको टेस्ट करोगे। टेस्ट क्या है कि आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, इनपुट लेना चाहिए, इसको प्रोसेस करना चाहिए और आउटपुट देना चाहिए। अब आप उसको डिफरेंट तरीके से इनपुट दोगे, ये टेस्टिंग है। इनपुट दिया, वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट देगा। अगर वो सही, सारे डिफरेंट तरीके से इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करने के बाद अगर आपको सही आउटपुट दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका सिस्टम सही काम कर रहा है। इट्स वेरीफाइड, टेस्टेड। ये टेस्ट हो गया, ये वेरीफाइड हो गया और ये सही तौर पर काम करेगा, ये सही तौर पर चलेगा। ये टेस्ट किया, टेस्ट के अंदर आपको एरर्स पता चलेंगे। अगर एरर आ रहे हैं तो आपको एरर्स को रिमूव करना है। टेस्टिंग के दौरान आपको एरर जो आ सकते हैं वो 3 तरह की बेसिक कैटेगरीज बनाई जाती है। यानी इसमें एक लॉजिकल एरर आ सकता है, रन टाइम एरर आ सकता है और सिंटैक्स एरर आ सकता है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों ने पढ़ी हुई, इसके बाद में सेपरेट वीडियो है, अगर आप वो आप देख लें तो ये आपको एरर्स का क्लियर हो जाएगा। एरर्स की वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर रखी हुई है। अच्छा, अब टेस्टिंग अगर वो वेरीफाइड हो जाती है, वो कहता है कि इट्स ओके जी, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट काम क्या है, उस सॉफ्टवेयर को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आप क्या करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को करेंगे इम्प्लीमेंट। अब इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो बन गया वो ओके, ठीक काम कर रहा है, ठीक है जी, लगा दो, जहाँ उसको यूज करना है वहां ले जाओ, लगा दो, लग गया। अब वो लग गया तो हो सकता है उससे पहले कोई वहां पे सॉफ्टवेयर काम कर रहा हो। अब जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, उस बेस पर आपकी 4 तरह की होती है। पहले एक को कहते हैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, एक को कहते हैं पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, एक को कहते हैं फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, एक को कहते हैं पायलट इम्प्लीमेंटेशन। अब ये चारों में फर्क है। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है कि आपने पुराना सिस्टम जो है उसको वहां से निकाल दिया और नया सिस्टम आपने लगा दिया, ये हो गई आपकी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। पुराना जो सिस्टम चल रहा था उसे आपने ठीक कर रहा है तो चलो भाई, और उस नया जाकर उसकी जगह फिट कर दिया, ये है डायरेक्ट। एक है पैरेलल। पैरेलल होता है कि पहला जो सिस्टम है ना उसको भी लगे रहने दो, इसको उसके साथ लगाओ। तो क्या इस ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, ऐसे इस वजह से करना चाह रहे हैं कि जो पहले वाला है ना उसकी परफॉर्मेंस को भी हम देखें और इसकी परफॉर्मेंस को भी हम देखें। फिर देखें उसको कैसे इनपुट दिया, इसको कैसे इनपुट दिया, उसने कैसे प्रोसेस किया, इसने कैसे प्रोसेस किया, उसने आउटपुट कितनी देर में दिया, कैसा आउटपुट दिया, इसने कितनी देर में दिया, कैसा आउटपुट दिया, ताकि कंपैरिजन से पता चल सके कि उसके बेनिफिट्स ये थे, इसके बेनिफिट्स ये, उसके ड्रॉबैक ये थे, इसके ड्रॉबैक ये। कंपैरिजन करने के लिए आप उसकी पैरेलल इंप्लीमेंटेशन करते हो। और उसके बाद तीसरी है फेज्ड इंप्लीमेंटेशन। फेज्ड इंप्लीमेंटेशन होती है कि आप उसको इन फेजेस इंप्लीमेंट करते हो, यानी कुछ पोर्शन इंप्लीमेंट कर दिया कि ये वाला काम जो पहला सिस्टम काम कर रहा है इट्स ओके, ये वाला काम इसी को करने दो, लेकिन ये वाला पोर्शन है ना ये इसे ले लो, इसकी जगह इस नए वाले को ले लो। समझदारी का नहीं, जैसे आप कह लो कि एक टीचर था, पहले सारे सब्जेक्ट पढ़ाई जा रहा, अब आपने क्या कर दिया, उसकी जगह पे दूसरा बंदा ले आया। अब आपने उस टीचर से सारे नहीं लिए, आपने उसमें से कहा कि सर आप ऐसे करें कि इंग्लिश आप पढ़ा रहे थे ना, आप बाकी मैथ्स पढ़ाएं, इंग्लिश आप इनको दे दो। तो आपने क्या किया, उसमें से एक पोर्शन ले लिया, उस पोर्शन को आपने रिप्लेस कर दिया। अगर आप पोर्शन रिप्लेस करो तो वो फेज्ड इंप्लीमेंटेशन, फेजेस के अंदर, ठीक है ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। इसका अक्सर पर्पस यही होता है कि जो पहले वाला काम कर रहा है ना पुराना सिस्टम, उसमें से फेजेस की शक्ल में, जैसे जैसे आपको लगा हाँ ये काम अच्छा कर रहा है, अब ये लगाओ, सर ये भी अच्छा काम कर रहा है, अब ये लगाओ, सर ये अच्छा काम नहीं कर रहा, चलो ठीक है ये अच्छा नहीं कर रहा, पहले वाला ही चलने दो। इसका अंदर पहले दो ने अच्छा काम किया, नए लगा दो, तीसरा पहले वाला अच्छा काम कर रहा है, तीसरा पुराना ही चलने दो। ये होगी फेज इंप्लीमेंटेशन। और उसके बाद होती है पायलट इंप्लीमेंटेशन। पायलट इंप्लीमेंटेशन होती है कि आप सिलेक्टेड यूजर को ना एक ट्रायल के लिए आप उसको देते हो और आप उन्हें कहते हो कि आप इसको टेस्ट, जैसे वो गेम आता है तो गेम का एक लिमिटेड वर्जन फ्री दिया जाता है लोगों को कि खेलें आप, और खेल के आप इसका हमें फीडबैक दें। हम लोग क्या होते हैं जो जाने हैं, जो जैसे गेम्स वगैरह खेलते हैं ऑनलाइन या जो भी, तो वो क्या करते हैं, उनको टोकन्स मिल जाते हैं फ्री, या उसको
अच्छा वो खेलते हैं, अच्छे फीडबैक देते हैं, उनको फिर वो बाद में उनको वो उसकी परिणाम वगैरह मिल जाता है, या उसको टोकन मिल जाता है, या वो उसको लाइफ टाइम उसको दे दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो क्या करते हैं, उसको खेलते हैं, और खेलने के बाद उसको कहते हैं कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है और ये इसकी जगह ठीक है। जैसे आप देख लो कि जैसे आप ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के ऊपर क्या होगा, आपको दी जाती है, आप उसके ऊपर फीडबैक देते हो, आप बताते हो अच्छा जी इसके अंदर ये ड्रॉबैक है, ये इसके अंदर अच्छे पॉइंट्स हैं, वो आप बताते हो, और नेक्स्ट वीडियो जो बनाई जाती है वो फिर उसके अंदर वो कोशिश की जाती है कि वो चीज़ें बेहतर हो सके। ये पायलट इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल इसी तरह की, ठीक है। तो अब ये सारा नीचे जो है ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का है, नीचे है सारा पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन का, उसके नीचे जो है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये है जी सारा यहाँ तक। और उसके बाद आखिरी जो इसकी स्टेज है वो है यूजर ट्रेनिंग एंड अपडेट्स। यूजर ट्रेनिंग एंड अपडेट्स के अंदर क्या होता है कि ये बताया जाता है कि लगा तो दिया सिस्टम, इंप्लीमेंट भी हो गया, लेकिन अब इसको इस्तेमाल बनाने वाले में तो नहीं करना, डिजाइनर ने तो नहीं करना, इसको तो हम आम लोग करेंगे। तो उनको पता होना चाहिए कि इसको चलाना कैसे है, इसको किस तरीके से, उनको फिर ट्रेनिंग कराई जाती है। वो जो ट्रेनिंग कराई जाती है ना, वो आपकी यूजर ट्रेनिंग कहलाती है, और ये इसका पार्ट होता है SDLC का। और उसके बाद फिर आखिरी स्टेज रहती है वो होती है अपडेट, कि अगर टाइम गुजर गया, टाइम के बाद उसको अपडेट, तो अपडेट से आप सॉफ्टवेयर लें तो सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी अपडेट्स आती रहती है ना, यानी एक महीने में आपकी अपडेट आ गई जी, अब आप इसको अपडेट कर लें। मंथली अपडेट्स आती रहती हैं, किसी डेली बेस पे अपडेट आती है, किसी ईयरली अपडेट्स होती है, तो वो सपोर्ट होती है एक तरह की, ठीक है। तो ये इस तरीके से फिर उसको अपडेट किया जाता है टाइम टू टाइम। तो ये था एक लंबा सा लेक्चर, और उम्मीद तो ये की जा सकती है कि आपको ये समझ आया होगा, लेकिन उम्मीद ये भी की जा सकती है कि आपको ये समझ ना भी आया हो। तो अगर तो उम्मीद ये की जा सकती है कि आपको समझ आया, तो फिर आप इसको लाइक करके हमें बताएं। और अगर आपसे ये उम्मीद की जा सकती है जो कि ठीक है कि आपको ये समझ नहीं आया, आपको अच्छा भी नहीं लगा, तो फिर आप डिसलाइक को जरूर प्रेस करें, ताकि डिसलाइक को बड़े पता लगा कि ये बात सही नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन कमेंट्स में आप हमें जरूर लिखें, डिसलाइक से ये नहीं पता चलेगा कि ये क्यों, ये डिसलाइक हुआ तो क्यों हुआ। लाइक का भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी थी, या ये थी, या वो थी, तो उससे हमें पता चल जाता है, और उससे ऑब्वियसली हमें एप्रिसिएशंस भी मिलती है। तो लाइक से एप्रिसिएशन मिलती है, डिसलाइक से हमें जो है वो हम भी अप्रिशिएट नहीं होते, हम तब भी अप्रिशिएट ही करते हैं, आप लोगों को भी, हम खुद को भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये होता है कि अंदाज़ा हो जाता है थोड़ा सा चीज़ों का, बेहतरी की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी तो कर लें लाइक, और नहीं अच्छी लगी तो उसको जरूर डिसलाइक कर लें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।